एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड, आपके पास अवेलेबल है यहाँ ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और साथ ही क्या होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके साथ ही आप अवेल कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमें पढ़ना है क्या, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ। ठीक है, जो हमने मैम कल भी पढ़ा था, पढ़ा था, उसी का पार्ट 2 है। काफी सारे एस्पेक्ट हमने वहां देख लिए थे कि ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, हाउ इट इज मेजरेबल एंड व्हाट आर द फेजेस ऑफ ग्रोथ। इतना सब कुछ हमने पढ़ा था। ग्रोथ क्या है, उसकी डेफिनेशन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, टॉपिक्स, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। आज क्या करना है, आज पढ़ने हैं ग्रोथ के ही और कई सारे एस्पेक्ट्स जो आपको ग्रोथ के लिए जानना जरूरी है। ठीक है भाई, चैप्टर का नाम ही है ना यार, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट? तो ग्रोथ और डेवलपमेंट यही दो मेजर टॉपिक्स है। तो ग्रोथ को बढ़िया तरीके से आज कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम ग्रोथ के कौन से एस्पेक्ट से, ग्रोथ रेट से। ठीक है, ग्रोथ रेट से स्टार्ट करेंगे आज हम ग्रोथ को पढ़ना। ग्रोथ रेट क्या है, क्या होता है ग्रोथ रेट? देखो, ग्रोथ मेजरेबल है ना, इनडिटर्मिनेट है, इसकी कई फेजेस हैं। अब ये बताओ, जब कोई चीज अगर मेजरेबल है और कंटिन्यूअसली चल रही है, तो कितने टाइम में कितनी हो रही है मेजर कर पा रहे हो ना आप, राइट? उसके आप मेजरमेंट कर पा रहे हो और वो कंटिन्यूअस भी है, तो कितने टाइम में वो कितनी ग्रो कर रही है चीज, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट, कोई भी प्लांट, उस चीज को ही तो आप उसका रेट कहते हो ना। इसी चीज को आप उसका रेट कहते हो ना। किसी भी चीज का रेट कैसे बताते हो आप? किसी भी चीज का रेट आप कैसे बताते हो? रेट का मतलब ही होता है वो अमाउंट ऑफ एक्टिविटी जो कि पर यूनिट टाइम में हो रही है, यही रेट होता है ना। जो भी XYZ एक्टिविटी को आप बता रहे हो कि ये उसका रेट है, तो आप उसे ऐसे ही बताते हो कि दिस मच अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इज गोइंग टू बी डन इन दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, तो यही उसका रेट होता है। वैसे ही ग्रोथ को आप कैसे बताओगे कि इतना ग्रो किया है इसने और इतने टाइम में किया है, जो भी ग्रोथ उसने किया और जिस भी टाइम में किया है, ऐसे आप उसका रेट बताओगे। तो ग्रोथ रेट्स क्या है, ये कैसे बताते हैं? ठीक है, समझते हैं इस टॉपिक को। द इंक्रीज्ड ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। अच्छा भाई, सेशन को लाइक, ठीक है, शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करते रहें। ठीक है, चलो, तो इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब कोई भी एक फिक्स्ड आपने टाइम ले लिया। मान लो आपने बोल दिया कि भाई 1 आवर के अंदर कितनी ग्रोथ हुई, आपने बोल दिया कि भाई 10 आवर के अंदर कितनी ग्रोथ हुई, आपने बोल दिया कि भाई 1 वीक में कितनी ग्रोथ हुई, आपने बोल दिया कि भाई मुझे तो ये बताओ 1 ईयर में कितनी ग्रोथ हुई। तो जो भी आपने एक यूनिट टाइम ले लिया है फिक्स, सो द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। तो जितना भी ग्रोथ की वजह से आया हुआ इंक्रीज है पर यूनिट टाइम में, उसी को आप उसका ग्रोथ रेट कहते हो। Thus, रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। तो बिल्कुल भाई, हम उसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रैक्शन बना सकते हैं, राइट, इक्वेशन बना सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैथमेटिकली हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसे? ग्रोथ रेट को कर सकते हैं ना। सो एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म या उसका कोई पार्ट, दिस कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज। ठीक है, ये कई तरह से अलग अलग सेल्स को बना सकता है। देखो, अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ सेल में बढ़ाना है, तो उसके पास नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करने के कई सारे तरीके हैं। यही है यहां पर कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म या उसका कोई पार्ट, एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज। उसके पास और भी सेल्स को प्रोड्यूस करने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, वेराइटी ऑफ वेज में वो नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, क्लियर है इतनी कहानी कि वेराइटी ऑफ वेज में वो नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलिए देखें आगे, भाई कितनी वैरायटी ऑफ वेज में ये अपनी सेल्स को, ठीक है, इंक्रीज कर ले, मोर सेल्स को प्रोड्यूस कर ले। पर
हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है मैम रेट से, कि जितनी भी नंबर ऑफ सेल को ये बना रहा है वो कितने टाइम में बना रहा है, ठीक, वो पर यूनिट टाइम के हिसाब से तो हम रेट निकाल लेंगे। इसके अलावा अगर बाकी एस्पेक्ट देखें, द ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट मे बी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल। अब जो ग्रोथ रेट है वो जो इंक्रीज को बताएगा, वो इंक्रीज, ठीक है, सेल्स के नंबर में, जिस भी चीज के लिए ग्रोथ बता रहे हो आप, गर्थ के लिए बता रहे हो, इलोंगेशन के लिए बता रहे हो, सारे एस्पेक्ट पढ़ चुके हो ना, तो जो भी टाइप की आप ग्रोथ बता रहे हो वो अरिथमेटिक भी हो सकती है, वो ज्योमेट्रिकल भी हो सकती है ना, वो अरिथमेटिक भी हो सकती है, वो ज्योमेट्रिकल भी हो सकती है। अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो देखो, अरिथमेटिक का आपको ग्राफ बताया कैसे ग्रो करेगा। अरिथमेटिक में ग्रोथ कैसे होती है, आप इसको बहुत ध्यान से समझना, इसके शेडेड रीजन से, इसके शेडेड रीजन से समझना, आपको कलर्स से बताया हुआ है। सी, अरिथमेटिक ग्रोथ में वो कह रहे हैं कि यहाँ देखो ये जो सेल थी, ठीक है, ये जो सेल थी, डार्क ब्लू पूरा रीजन आपको बताया हुआ है इसका, ओरिजिनल सेल का, पेरेंट सेल का, जिसका 50% पोर्शन, ठीक है, जिसका 50% पोर्शन आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, और उसके बाद फिर उसने क्या कर लिया, ग्रो कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो न्यू सेल्स बनी है वो लाइट शेड से दिखाई है, ठीक है, कि इस वाली सेल ने क्या करा है, ये दो नई सेल्स को बना लिया इधर, और इसने बना लिया। अब इसने क्या करा है, यहाँ पर ये तो दिख रही है आपको यहाँ एज इट इज, ठीक है, पुरानी वाली जो ओल्ड सेल है, और इसके बाद इसकी जो यहाँ पर दो सेल्स थी इन्होंने और ग्रो कर लिया। फिर देखो यहाँ पर ये दिख रही है आपको पुरानी वाली एक सेल। हर बार आपको जो नंबर है वो कैसे ग्रो कर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 5। इस तरीके से आपको नंबर्स में इंक्रीज दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहला रहा है, अरिथमेटिक ग्रोथ। कैसा पैटर्न है ये ग्रोथ पैटर्न, अरिथमेटिक ग्रोथ पैटर्न है, ठीक है। ये ग्रोथ पैटर्न कैसा दिखाई दे रहा है आपको, अरिथमेटिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, जिसमें सेल्स का नंबर इस तरीके से बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 की तरह, ठीक। ये अरिथमेटिक ग्रोथ पैटर्न है, ठीक। नेक्स्ट में देखो ज्योमेट्रिक पैटर्न। ज्योमेट्रिक पैटर्न पे देखो किस तरीके से ये ग्रो की। एक सेल है, इसने बना ली 2 सेल्स, ठीक है, 1, इसने बना ली कितनी सेल्स, 2, ओके। एक सेल है, कितनी सेल्स बना ली इसने, 2, ओके। नेक्स्ट देखो इसने कितनी सेल्स बना ली, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, कितनी सेल्स बन गई इसकी, 4, क्लियर। कितनी सेल्स बन गई इसकी, 4। ज्योमेट्रिक पैटर्न और अरिथमेटिक पैटर्न में क्या डिफरेंस है समझेंगे ध्यान से। इतना छोटा सा तो बन ही नहीं रहा यार ये, हाँ अभी ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट में कितनी सेल्स हो गई है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर सेल जब डिवाइड कर रही है तो वो 2 बना रही है। देखो इसने डिवाइड किया तो इसने 2 सेल्स बना ली, इस सेल ने डिवाइड करा तो 2, इस सेल ने डिवाइड करा तो 2, तो ओवरऑल बन गई इन 2 सेल से 4। वैसे ही इन 4 सेल में ने भी हर एक ने डिवाइड करके बना ली 2 नई सेल, तो ओवरऑल बन गई आपके पास कितनी, 8, ठीक है, 8 सेल्स। सिमिलरली अब यहाँ पर काउंट करने की जरूरत नहीं है, 8 सेल है, हर एक क्या बना रही है, 2 सेल्स को बना रही है, तो कितनी होनी चाहिए, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट। तो कितनी सेल्स बन गई यहाँ पर, ये बन गई यहाँ पर 16, कितनी बन गई, 16। तो देखो यहाँ पर ये जो पैटर्न ऑफ ग्रोथ है और यहाँ जो ये पैटर्न ऑफ ग्रोथ है, अब आपको बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ जो ग्रोथ हो रही है ये अरिथमेटिक है और वहां जो ग्रोथ हो रही है वो ज्योमेट्रिक है, ठीक है। दिस पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक पैटर्न, वो पैटर्न ऑफ ग्रोथ कहलाता है ज्योमेट्रिक पैटर्न, ठीक, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। अब इस बात को सी में, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में कैसे एक्सप्लेन किया है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक के बाद, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और ये नेक्स्ट, ठीक है। इस फेज में देखो क्या हुआ, जो जाइगोट था, ठीक है, इसने डिवाइड किया, जाइगोट ने डिवाइड किया, देखो क्या किया इसने, जाइगोट ने डिवाइड करके 2 सेल्स, फिर 4 सेल्स, ठीक है, फिर इसने क्या किया, 4 सेल के बाद इसने इस तरीके से डिवाइड किया, ठीक। ये सारी हर एक सेल, ऑल सेल्स डिवाइड, जियोमेट्रिक फेज को बता रहा है जहां पर हर एक सेल क्या कर रही है, डिवाइड, ठीक, हर एक सेल डिवाइड कर रही है, हर एक सेल हर बार डिवाइड करेगी जितनी भी नई बनेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कोई सेल है जो डिवाइड कर रही है और जिसको वो बनाए जा रही है वो डिवाइड नहीं कर रही, ऐसा कुछ नहीं है।
हर एक सेल जो बनती जा रही है और जो पहले से है सब डिवाइड करेंगी। तो जाइगोट ने डिवाइड किया, 2 सेल बनाई, 4 सेल बनाई, फिर उसने 8 सेल बनाई, कैसे और अलग तरीके से। तो सब चीजों में क्या दिख रहा है आपको कि भाई हर सेल डिवाइड कर रही है। दिस इज कॉल्ड एज जियोमेट्रिक फेज। ये क्या कहलाती है? जियोमेट्रिक फेज, जिसमें सारी सेल्स डिवाइड करती हैं, जिसमें सारी सेल्स डिवाइड करती हैं। तो ब्लू वाली सेल्स यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करती हैं? सेल्स केपेबल ऑफ डिविजन। ठीक है, ब्लू सेल्स यहाँ रिप्रेजेंट करती हैं सेल्स केपेबल ऑफ डिविजन। देखो ये वाली सेल ही हमेशा डिवाइड कर रही है, हमेशा ब्लू वाली सेल ही डिवाइड कर रही है। और ये वाली जो सेल है, ठीक है, ये वाली जो सेल है यहाँ पर जो आपको दिखा रही है, सेल्स दैट लूज कैपेसिटी टू डिवाइड, वो सेल्स जिनकी अब डिवाइड करने की कैपेसिटी जा चुकी है। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? उन सेल्स को रिप्रेजेंट करता है जिनकी अब डिवाइड करने की कैपेसिटी जा चुकी है। ठीक, और जो ब्लू वाला रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उन सेल्स को जो डिवाइड अभी कर सकती हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको बताया है भाई अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न में किस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। आपसे कहा था ना दैट दे हैव वैरायटी टू इंक्रीज देयर नंबर्स। इन सेल्स के पास वैरायटी है अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए। तो क्या वैरायटी है भाई? अरिथमेटिक भी है, जियोमेट्रिक भी है। ठीक, अरिथमेटिक पैटर्न भी है, जियोमेट्रिक भी है, वैरायटी है इनके पास अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए। और ये दिख रहा है आपको यहाँ पर अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ में। जियोमेट्रिक फेज में क्या होता है? सारी सेल्स डिवाइड करती हैं। और यहाँ देखो सेल्स जो है ब्लू वाली, वो आपको क्या बतानी है? जो डिवाइड कर सकती हैं। नेक्स्ट वाला बता रहा है आपको कि जो डिवाइड नहीं कर सकते, जिनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी चली गई। वन बाय वन अब अपन दोनों को देखते हैं। ठीक, इन अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन जो फॉलो करते हैं, इन अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड। सिर्फ एक डॉटर सेल जो है वो कंटिन्यू डिवाइड करती रहती है while the other differentiates and matures। जबकि दूसरी जो है वो उससे डिफरेंशिएट होकर बस मैच्योर होने लगती है। और एक क्या करती है? डिवाइड डिवाइड डिवाइड। एक का काम है कि भाई बनाते जाओ, और जिन्हें वो बना रही है वो मैच्योर होंगे और बस अपना काम करेंगे। ठीक, वो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट हो जाएंगे उससे जिससे डिवाइड होके आए हैं और अपना काम करेंगे, मैच्योर हो जाएंगे। उनका काम डिवाइड करने का नहीं है, डिवाइड करने का काम एक ही का है, वो डिवाइड करे जा रही है। ठीक, इस तरीके से अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद ये होती है और यहां पर सिर्फ एक डॉटर सेल जो है वही डिवाइड करती रहती है, जबकि दूसरी जो है वो उससे डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो जाती है। हर बार यही होता है। एक सेल है, इसने माइटोटिक सेल डिवीजन किया, ठीक है, इसने माइटोटिक सेल डिवीजन किया, दो सेल बनाई। ठीक है, तो एक सेल जो है वो बिल्कुल अड़ी रहेगी कि भाई मैं तो डिवाइड करूंगी, तो वो सेल इन डॉटर सेल में से कोई एक ही होगी। दूसरी वाली जो है वो इस डॉटर सेल से डिफरेंशिएट होके जाके मैच्योर हो जाएगी, उसको कोई मतलब नहीं डिवीजन से, अब ये वाली जो है वो फिर से माइटोटिक सेल डिवीजन करेगी, दो सेल बनाएंगी। ठीक है, फिर से माइटोटिक डिवीजन करेगी, दो सेल बनाएगी। अब इसने जब दो सेल बनाई, यहां पर ये तो अभी एज इट इज जो है वो है ही, इसने कुछ नहीं किया, ये तो एज इट इज है। ठीक, अब जब ये फिर से दो डॉटर सेल्स को बनाएगी तो इनमें से भी एक ही डॉटर सेल जो है वो डिवाइड करेगी, दूसरी इससे डिफरेंशिएट होके जाके अपना काम करेगी, मैच्योर होके, उसको कोई मतलब नहीं। फिर से यहाँ पर क्या होगा? फिर से यहाँ पर ऐसे करके डॉटर सेल्स बनेंगी, ये वाली एज इट इज है, ये वाली एज इट इज है। ठीक, अब इन जो दो डॉटर सेल्स इसने बनाई है, ये जो दो डॉटर सेल्स इसने बनाई है, इनमें से एक ही फिर से डिवाइड करेगी, दूसरी इससे डिफरेंशिएट होके मैच्योर हो जाएगी। अब आप देखो अरिथमेटिक मीन में यही तो होता है, 1 2, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना रहेगा? 3, यहाँ पर कितना रहेगा? 4, इससे मैं और ज्यादा डिवीजन दिखा दूं तो हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से अरिथमेटिक डिवीजन चलता है। चलो क्लियर है? अरिथमेटिक में हमेशा एक डॉटर सेल ही, ठीक है, हटाओ इसे,
अरिथमेटिक में हमेशा क्या होगा, जो एक डॉटर सेल है बस वही डिवाइड करेगी, दूसरी उससे डिफरेंशिएट होके जाके मैच्योर होके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, वो डिवीजन में रोल प्ले नहीं करेगी। इस वजह से अरिथमेटिक में हमेशा 1 2 3 4 5 ऐसे करके हर बार एक सेल ही बस इंक्रीज होती है, हर बार एक सेल इंक्रीज होती है, ये अरिथमेटिक ग्रोथ पैटर्न में आएगा। ठीक, तो इन अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड, सिर्फ एक ही डॉटर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है, जबकि दूसरी उससे डिफरेंशिएट होके अपना काम करती है। The simplest expression of arithmetic growth is exemplified by a root elongating at a constant rate. Arithmetic growth का सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन क्या है, जो रूट्स, ठीक है, रूट एलोंगेट होती है, वो बिल्कुल एक कांस्टेंट रेट पर एलोंगेट होती है। रूट जो एलोंगेट होती है वो बिल्कुल एक कांस्टेंट रेट पर एलोंगेट होती है। ये इसका सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ, कि रूट्स जो है वो बिल्कुल एक कांस्टेंट रेट पर जो है वो ग्रो करती हैं, एलोंगेट होती हैं। जैसे अरिथमेटिक में एक कांस्टेंट रेट है कि हर बार एक ही बढ़ना है, ठीक है, चाहे नंबर ऑफ सेल कितना भी हो जाए, 10 भी हो जाएगा तो अगली बार में 11 ही होना है, 11 भी हो जाएगा तो अगली बार में 12 ही होना है। तो एक कांस्टेंट रेट है उसका, क्योंकि हमेशा एक ही सेल जो है वो डिवाइड करेगी, और डिवाइड होने के बाद भी बचेगी एक ही जो अगली और डिवाइड करने वाली है, बाकी तो उससे डिफरेंशिएट होके अलग हो जाएगी, राइट। तो यहां पर जो फंक्शन है उसे आप क्या कहोगे कि भाई द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ इज एग्जाम्प्लिफाइड बाय अ रूट elongating at a constant rate, and on plotting the length of the organ against time a linear curve is obtained. जब आप उस ऑर्गन का, ठीक है, पूरा लेंथ प्लॉट करोगे टाइम के अगेंस्ट, तो आपको एक लीनियर कर्व मिलेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो कांस्टेंट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए आपको हमेशा उसमें ऐसा लीनियर ग्रोथ ही मिलेगा, ठीक है, हमेशा लीनियर ग्रोथ मिलेगी उसमें आपको, कांस्टेंट ग्रोथ पैटर्न के होने की वजह से। हाइट ऑफ द प्लांट एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाइट ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज। अब इस बात को हमने कहा था कि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बता सकते हैं, तो मैथमेटिकली ये कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। अब यहां पर एल टी क्या है, लेंथ एट टाइम टी, ठीक है, लेंथ टाइम टी पर कितनी थी, देन एल नॉट क्या है, लेंथ एट टाइम 0, ठीक है, 0 टाइम पर लेंथ कितनी थी, जहां से आपने देखना शुरू किया है, जहां से वो ग्रो करना शुरू हुआ है, तो लेंथ एट टाइम 0, लेंथ एट टाइम टी, आर क्या है, ग्रोथ रेट पर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, ग्रोथ रेट अपॉन इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, ग्रोथ रेट कैसे, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम को बताने वाला ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ रेट क्या, कौन सा ग्रोथ रेट, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम वाला। तो क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा यहां पर, दैट एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। एट टाइम टी पर लेंथ कितनी होगी, आप कैसे बताओगे कि भाई शुरुआत में कितनी थी जहां से शुरू किया, टाइम कितना हो गया है जब तक आप उस ग्रोथ को मेजर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि 10 मिनट बाद, अगर मैं कहूं कि 10 मिनट बाद कितनी होगी लेंथ, तो मैं कैसे पता करूंगी, लेंथ एट टाइम 10 मिनट्स, ठीक है, लेंथ एट टाइम 10 मिनट्स। कैसे पता चलेगा मुझे कि भाई बिगिनिंग में शुरू कब से किया है, शुरू मैं कह रही हूं कि भाई उन्होंने 5 मिनट से किया है, मेजर करना शुरू किया है 5 मिनट से, ठीक है, मेजर करना शुरू किया है 5 मिनट से, ठीक है, तब कितनी लेंथ थी उसकी वैल्यू बताओ, मैं सिर्फ आपको भी टाइम बता रही हूँ, ठीक, जहां से मेजर करना शुरू किया है कि पहले कितनी थी लेंथ, फिर आपको जिस टाइम पे चाहिए तब कितनी लेंथ थी, और फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आगे की वैल्यूज को पुट करो, एक साथ दोनों वैल्यू पुट कर लेते हैं। मान लो मैं आपसे कहूं कि 10 मिनट्स के बाद टाइम क्या है हमारे पास, टी की वैल्यू है, यही लिख लेते हैं, टी की वैल्यू है हमारे पास मान लो 10 मिनट्स, ठीक है, और 0 टाइम पर लेंथ कितनी थी, टी की वैल्यू 10 मिनट हो गई है, टी की वैल्यू अलग से कहीं नहीं लिखी इन्होंने, हम टी लिख लेते हैं अलग, हम टी अलग लिख लेते हैं,
टाइम जो है वो कितना है हमारे पास 10 मिनट्स, और एल की वैल्यू लेंथ एट 10 मिनट्स, लेंथ एट टाइम टी कितनी थी, मैं कह रही हूं कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। टाइम 0 पर लेंथ कितनी थी, मैं कह रही हूं कि भाई 1 सेंटीमीटर, ठीक। ग्रोथ रेट और इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, ग्रोथ रेट क्या होगा यही हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन में सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे कि टी टाइम पर लेंथ कितनी थी मैम 10 सेंटीमीटर थी, प्लस आपको वैल्यूज यूनिट हटा देते हैं, यूनिट्स तो सेम ही है, अरे भाई इरेजर, हाँ। नेक्स्ट क्या है आपके पास, 0 टाइम पर कितनी थी 1 सेंटीमीटर प्लस आर इनटू आपको क्या चाहिए टाइम 10 मिनट्स, ठीक। बस इसको सॉल्व कर दोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी रेट की। तो ग्रोथ रेट को फॉलो करने के लिए कभी भी आपको ध्यान देना पड़ेगा किस बात पे, कि जो इसका पैटर्न है, ठीक है, पैटर्न ऑफ ग्रोथ है वो क्या क्या होते हैं। इस ग्रोथ रेट वाले पूरे कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या याद रखना है, क्या क्या ध्यान देना है कि भाई इसमें कौन कौन सा पैटर्न ऑफ ग्रोथ पे ये नंबर्स में इंक्रीज करता है। एरिथमेटिक पैटर्न में अगर हम बात करेंगे तो ये हर बार हर एक स्टेज पर एक एक करके इंक्रीज करेगा, 1 2 3 4 5 की तरीके से इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं जियोमेट्रिकल पैटर्न की, तो जियोमेट्रिकल पैटर्न में ये कैसे ग्रो करेगा मैम, हर बार ये क्या हो जाएगा, डबल करेगा अपना नंबर, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, हर बार डबल करेगा, हर बार डबल करेगा नंबर। ये ज्योमेट्रिक की केस है। केस कोई भी हो, ध्यान क्या देना है मैम, ऐसा होता क्यों है, इसलिए होता है क्योंकि यार जहां पर हर सेल जो है वो क्या करे, डिवाइड करे, तो डबल हो जाएगी। लेकिन जहां पर सिर्फ एक ही सेल डिवाइड करे और दूसरी उससे डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो जाए, डिवीजन में कोई रोल ही प्ले ना करे, तो वहां पर एक एक ही ग्रो करेगी ना यार। एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, ठीक, इतनी चीज क्लियर। तो अब देखते हैं हम कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या हुआ। एरिथमेटिक तो समझ आ गया कि माइटोटिक डिवीजन चला था, एक डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो गई थी, दूसरी डिवाइड करती रही हमेशा। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में ये होता है इन मोस्ट सिस्टम्स, ज्यादातर सिस्टम्स में जो इनिशियल ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है, उसे लैग फेज कहते हैं, इसे लैग फेज कहते हैं। लेकिन जब ये बढ़ती है ना तो एकदम से रैपिड इंक्रीज इसके अंदर आता है। It increases rapidly thereafter at an exponential rate. इसे लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। देखो लैग फेज और लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि देखो मैं अगर बात करूं आपसे, ये कहूं कि मैंने 1 सेल से शुरू किया है डिवाइड करवाना, इस सेल को मैंने सेल नंबर 1 से शुरू किया है डिवाइड करवाना, ठीक है, और हर बार ये जो डिवाइड कर रही है ये कितने मिनट में कर रही है, 1 मिनट में, ठीक। तो मैं सोचूं कि यार मैं 1 मिनट बाद देखूं मेरे पास कितनी सेल होंगी, तो भाई मेरे पास 2 होंगी, राइट, मेरे पास कितनी सेल होंगी, 2। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मुझे और ज्यादा वक्त पर देखना है, ठीक है, लेकिन अगर मैं सोचूं कि मुझे और ज्यादा वक्त पर देखना है, मुझे 2 मिनट्स में जब मैं चेक करूंगी तो मुझे कितनी सेल दिखेंगी, 2। फिर अगर मैं सोचूं कि मैं 3 मिनट्स में चेक करूं तो मुझे कितनी सेल मिलेंगी, 4। फिर मैं सोचूं कि मैं 4 में चेक करूं तो मुझे मिलेंगी 8, फिर मुझे मिलेंगी कितनी 16, फिर 32, फिर 64, फिर कितनी मिलेंगी मैम ये तो डबल होती जा रही है। आप सोचो कि मैंने जब फर्स्ट मिनट पे देखा, जब मैंने फर्स्ट मिनट पे देखा तो मेरे पास नंबर ऑफ सेल कितना कम था, और उसके बाद मैंने जैसे 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 थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ता गया तो बिगिनिंग में ये जो फेज है यहाँ पर सेल नंबर कितना कम है, 4 8 के आसपास ही है। लेकिन अब देखो अब जो ये सेल नंबर बढ़ रहा है सीधा, अब ये कितना ज्यादा बढ़ेगा, ड्रास्टिकली बढ़ेगा, राइट। तो इस तरीके से अब जब आप देखोगे तो आपको इसमें नंबर ऑफ सेल जो है वो बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो बिगिनिंग फेज होता है ना, जो बिल्कुल 1 सेल से शुरू होता है, ये इसका लैग फेज होता है, ये इसका लैग फेज होता है जो स्लो होता है, ठीक है, ये इसका लैग फेज होता है जो स्लो होता है। और इसके बाद वाले की अगर हम बात करें तो ये होता है काफी फास्ट, ये होता है इसका एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है, ये होता है इसका एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक। इसे क्या कहते हैं, रैपिड ग्रोथ, फास्ट,
रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाने वाला, कि इन शुरू के 4 मिनट में तो ये सिर्फ 1 से 8 पे ही पहुंचा था, लेकिन अगले 4 मिनट में 5, 6, 7 और 8 मिनट पर, शुरू के 4 मिनट में तो ये इतना कम सेल दिखा रहा था, अगले 8 मिनट मतलब अगले 4 मिनट में ये कहाँ 1 से सीधे मुझे 128 पे दिख रहा है। यहाँ 8 था, मैंने 4 मिनट में देखा, हर 1 मिनट पे मैंने जाके देखा, 1 सेल दिख रही है, 2 दिख रही है, 4 दिख रही है, 8 दिख रही है। मैंने कहा यार 4 मिनट में बस 8 ही हुई है। ठीक है, एक काम करते हैं, अगले 4 मिनट बाद आते हैं। अगले 4 मिनट में भाई मैं आई हूं तो मुझे 8 से 128 दिख रही है। आप सोचो कितना रैपिड इंक्रीज है, सोचो कितना रैपिड इंक्रीज है। मैं कह रही हूँ कि मुझे 4 मिनट में सिर्फ 8 सेल मिली थी, तो मैंने सोचा सीधे अब 4 मिनट बाद ही आते हैं, कौन जाके चेक करे बार बार। जैसे आपको आलस आता है ना, मम्मी बार बार बोले जाओ बेटा पानी की टंकी चेक करके आओ, अरे अभी तो इतना ही फिल हुआ था, अभी तो इतना ही फिल हुआ था, अब सीधे इतनी देर बाद जाएंगे। पर उसमें भी एकदम से रैपिड ग्रोथ अगर ऐसी आ जाए तो फिर तो आप तो मतलब लगातार वहीं खड़े होकर ही चेक करोगे यार, राइट। 4 मिनट के अंदर वो 8 से 128 हो गया है, 8 से 128 हो गया है। तो ये कहता है कि भाई शुरुआत इसकी काफी स्लो होती है, लैग फेज होता है, एंड देन इसमें आता है रैपिड इंक्रीज, जिसे आप कहते हो इसका क्या, इसका लॉग फेज, इसका एक्सपोनेंशियल फेज। क्या कहते हो इस रैपिड इंक्रीज को? लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। Here, both the progeny cells following mitotic cell division retain the ability to divide and continue to do so. क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो प्रोजनी सेल्स हैं वो दोनों डिवाइड करती हैं, तभी तो डबल होती है ना, दोनों डिवाइड करती हैं, दोनों डिवाइड करती हैं और कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं, इसलिए ये नंबर इस तरीके से इंक्रीज होता है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मुझे बिना किसी देरी के, क्या इतना समझ में आया है आपका? दोनों फेजेस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फेज, ये ज्योमेट्रिक के अंदर पढ़ रहे हैं हम, अरिथमेटिक हो चुका। चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिक के बारे में और क्या क्या हमें पढ़ना है, किस तरह की इसमें ग्रोथ है, अरिथमेटिक से कैसे अलग है, इतना देखा ना। however with limited nutrient supply the growth slows down leading to a stationary phase। लेकिन ये एक अलग ही फैक्टर की बात हो गई। देखो कि अगर क्या होगा, न्यूट्रिशन सप्लाई, ठीक है, न्यूट्रिएंट सप्लाई या न्यूट्रिशन का अमाउंट कह लो या प्रॉपर न्यूट्रिएंट कह लो, कि अगर ये क्या होंगे, लिमिटेड नंबर में होंगे। देखो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हमने अभी जो नंबर बनाया था कि मैम एक सेल है, इसने क्या किया, 2 सेल में डिवाइड कर लिया, फिर इससे बन गई टोटल 4 सेल, ठीक है, फिर मैम इससे बन गई थी 8 सेल, राइट। तो अगर मैं ये कहूं बेटा कि यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स है ना इस मीडियम में, ठीक है, इस मीडियम में जो न्यूट्रिएंट्स है वो सिर्फ इतनी 8 सेल तक के ही लिए सफिशिएंट है, न्यूट्रिएंट्स सिर्फ इतनी सेल्स तक के लिए ही सफिशिएंट है, इससे ज्यादा, ठीक है, ये 8 है, मैं कह दूं आपसे कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो कहाँ तक सफिशिएंट है, मैं आपसे कहूं अगर कि न्यूट्रिएंट सफिशिएंट है मेरे पास 20 सेल्स तक के लिए, ठीक है, या मैं कह दूं आपसे कि 20 भी छोड़ो, चलो 12 सेल्स तक के लिए, 12 या 13 सेल्स तक के लिए। एक सेल को अगर मुझे, मैं एग्जांपल दूं हमारा ह्यूमन बीइंग का, कि भाई एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी रिक्वायरमेंट है भाई उसको चाहिए 1 चपाती, और मैं कह रही हूँ कि भाई यहाँ पर मेरे पास कितनी चपातीज अवेलेबल है, 10। तो जब तक इंडिविजुअल्स जो हैं वो 10 तक भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रिएंट है। लेकिन अगर इंडिविजुअल 10 से ज्यादा जाएंगे तो फिर भाई न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा ना उन्हें, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी उतनी थी। न्यूट्रिएंट सप्लाई की अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास 13 सेल्स तक का ही है, 8 सेल्स तक यहाँ डिविजन हो चुका है, यहाँ डिविजन 1 2 3 एंड सॉरी 1 2 3 4, अरिथमेटिक क्यों लिख रहे हैं हम, अरे 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 हमें ज्योमेट्रिक लिखना है, 1, ठीक है, 2 4 एंड 8, यहाँ तक का तो मेरे पास न्यूट्रिएंट अभी तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब जो मैं यहाँ पर सेल्स बनाऊंगी वो मैं कितनी बनाऊंगी, 16, और 16 सेल्स के लिए न्यूट्रिशन नहीं है, सिर्फ 13 के लिए है। अब 13 के लिए न्यूट्रिशन है तो 13 में से जितनों को न्यूट्रिशन और मिलेगा सिर्फ उतनी डिवाइड कर देंगी, लेकिन बाकी की जो 16 में बच जाएंगी वो भी डिवाइड नहीं करेंगी और उसके आगे वाली भी डिवाइड नहीं करेंगी, क्योंकि उनके पास न्यूट्रिएंट ही नहीं है। बिना न्यूट्रिएंट के वो ग्रो कैसे करेगी, मैच्योर कैसे होगी, अपनी लाइफ का फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगी। किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, लिविंग बीइंग्स को किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, अगर उसके पास एनर्जी होगी ही नहीं तो वो कैसे काम करेगी, नहीं कर पाएगी ना। तो बस इसीलिए क्या होता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई के बेसिस पर विद, ठीक है, टाइम
साइज या वेट ऑफ द ऑर्गन जो है इसकी ग्रोथ हम कह रहे हैं कि ये लैग फेज है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही स्लो ग्रोथ थी, फिर एकदम से जो इसमें रैपिड इंक्रीज आना शुरू हुआ है, ठीक है, आ गया। तब तक आया जब तक न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे, सफिशिएंट थे। न्यूट्रिएंट सप्लाई जैसे ही कम हुआ तो ये फेज जो है वो स्टेशनरी हो जाएगी, ठीक है, यहीं पे रुक जाएगी कि भाई इतने ही है, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं पा रहे, 12-13 से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे हैं। एक स्टेशनरी फेज आ जाएगी या फिर उससे भी ड्रॉप होने लग जाएगी। पर अब वो एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर पाएगी क्योंकि उतना ज्यादा अवेलेबल, ठीक है, उतना ज्यादा अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स नहीं है। देखो 13 सेल्स का न्यूट्रिशन था तो एक सेल को तो कोई दिक्कत ही नहीं आई ना, उसने बढ़िया डिवाइड करा, स्पीड में डिवाइड किया। 2 को भी कोई दिक्कत नहीं आई, स्पीड में डिवाइड किया। 4 को भी दिक्कत नहीं आई, उन्होंने भी डिवाइड किया। 8 को भी दिक्कत नहीं आई, उन्होंने भी डिवाइड किया। लेकिन अब 8 ने डिवाइड करके जब 16 बना दिए हैं तब तो दिक्कत है ना, क्योंकि न्यूट्रिएंट अब उससे कम हो गए हैं, नंबर ऑफ सेल से कम का है, इसलिए यहां पर आ जाती है स्टेशनरी फेज, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फेज का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा चलती रहेगी, एक टाइम के बाद वो रुक जाती है क्योंकि अमाउंट्स, ठीक है, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो क्या हो जाता है, लिमिट हो जाता है। सो इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम, तो अगर हम ग्रोथ का पैरामीटर बनाए यहाँ पर अगेंस्ट टाइम तो वो कैसा बनेगा, ये बनेगा टिपिकल सिग्मोइड एस कर्व बनेगा, ठीक है, ऐसा सिग्मोइड सा एस कर्व बनेगा। ये देखो ये एस बन रहा है ना, राइट, एस कर्व बनेगा, सिग्मोइड एस कर्व बनेगा जब आप इसकी ग्रोथ को टाइम के साथ मेजर करना चाहोगे इस पैरामीटर पर, ठीक है। कैसा बनेगा भाई, यहां बनेगा कैसा भाई, ये बनेगा आपका सिग्मोइड एस कर्व बनेगा। इससे पहले कैसा बना था, लीनियर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व बना था। क्यों, क्योंकि ग्रोथ कैसी थी, अरिथमेटिक के केस में, ज्योमेट्रिक के केस में ग्रोथ रेट अलग है। A sigmoid curve is a characteristic of living organisms growing in a natural environment. Sigmoid curve क्या बताता है, sigmoid curve उन नेचुरल कंडीशंस की तरफ इंडिकेट करता है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये नेचुरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है। अगर आप सोचो ना कि अगर आपने नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं बोला होता, आप बोलते कि मैम हम तो किसी एक्वेरियम की बात कर रहे हैं, तो एक्वेरियम में तो कभी भी जो अमाउंट है न्यूट्रिएंट्स का वो कभी भी एकदम से बहुत सारा भी नहीं होगा और कभी बहुत कम भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि फिशेस अभी कितनी है टैंक में, इतनी 2 है, ठीक है, आप 2 के अकॉर्डिंग ही उन्हें न्यूट्रिएंट दोगे। आपको पता चलेगा कि टैंक में फिश अब 4 हो चुकी हैं तो आप 4 के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करोगे। आपको पता चलेगा टैंक में फिश अब 8 हो चुकी हैं तो आप 8 के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पर जो आप न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे वो हमेशा जानबूझकर आप उस हिसाब से ही करोगे। नेचुरल कंडीशंस में क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में जब ये ग्रो करते हैं तो ये या तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाते हैं, सिग्मोइड एस शेप कर्व दिखाते हैं ग्रोथ रेट का, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब नेचुरल एनवायरनमेंट में, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट में ग्रो कर रहे होते हैं। सी, तो सिग्मोइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं। इट इज टिपिकल फॉर ऑल सेल्स, सारी सेल्स के लिए ये काफी टिपिकल सा होता है, ठीक है, कोई भी टिश्यू हो, कोई भी ऑर्गन हो, प्लांट हो, सेल का हो, प्लांट का, ठीक है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सबके लिए ये टिपिकल है। ग्रोथ कर्व जो है वो सिग्मोइड एस कर्व या फिर लीनियर कांस्टेंट कर्व चलता है। तो कैन यू थिंक ऑफ मोर सिमिलर एग्जांपल्स, क्या आप और भी ऐसे एग्जांपल्स सर्च कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या? एंड व्हाट काइंड ऑफ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन अ ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटीज? एक ट्री जो कि सीजनल एक्टिविटीज दिखा रहा है, आपको क्या लगता है उसका ग्रोथ कर्व आप कैसा बताओगे, बताओ। सीजनल एक्टिविटीज दिखाने का मतलब क्या होता है, सीजनल एक्टिविटीज दिखाने का मतलब होता है कि मैं ये कहूँ कि उसको सिर्फ उसमें सिर्फ बारिश में फूल आते हैं तो बारिश में तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। फिर मैं कहूँ कि भाई उसके बाद, ठीक है, सर्दी और गर्मी तक उसका कोई काम नहीं है, बिल्कुल डल पड़ा रहता है, फिर वापस से बारिश में उसमें फूल आते हैं, ठीक। तो ये जो ग्रोथ कर्व बनेगा ये कैसा बन रहा है, कुछ समझ आ रहा है आपको? किस तरीके का कर्व आप बताओगे एक प्लांट में जो कि सीजनल ग्रोथ को, सीजनल एक्टिविटीज को दिखाता है, ठीक। तो भाई व्हाट काइंड ऑफ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन अ ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटीज? क्या बताओगे आप इस सीजनल एक्टिविटीज दिखाने वाले ट्री में, किस तरीके से बताओगे? जल्दी बताओ, इसको लिख लो एज योर होमवर्क। क्या बताओगे आप? कमेंट करने को मैंने आपसे कहा था बिगनिंग में लेक्चर के, फटाफट से कमेंट करो और फटाफट से बताओ क्या कहोगे आप ऐसे ग्रोथ को जो कि
ठीक है, जिस प्लांट में सिर्फ वो सीजनल एक्टिविटीज को दिखा रहा है, मान लो आपके स्प्रिंग सीजन में ही वो एक्टिविटी दिखा रहा है, बाकी सीजन में दिखाई नहीं रहा है, तो आप उसकी ग्रोथ कर्व को कैसा बनाओगे? बताओ भाई, जल्दी बताओ। ग्रोथ रेट्स, आगे बढ़े। सी, ग्रोथ रेट्स, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को कैसे एक्सप्रेस करोगे? W1 इज इक्वल्स टू W नॉट ERT। अब यहां पर ये सारे टर्म्स क्या इंडिकेट करते हैं? देखो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए ये वाला इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन आप पहले देख चुके हो। यहां पर ये सारे टर्म्स क्या बताते हैं? W1 बताता है फाइनल साइज, वेट, हाइट, नंबर, जिस भी टर्म में आप बात कर रहे हो, फाइनल साइज कितना है उसका, ठीक है, सारे एस्पेक्ट में ये बताता है। W नॉट बताता है इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, जिस भी पूरे टाइम पीरियड के लिए आप ग्रोथ रेट को निकाल रहे हो, उस टाइम पीरियड की बिगिनिंग में उसका इनिशियल साइज क्या था, ठीक है। R बताता है ग्रोथ रेट, T बताता है टाइम ऑफ ग्रोथ, जो भी पीरियड आप ले रहे हो ना वो टाइम ऑफ ग्रोथ, E बताता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स, ठीक है, E बताता है क्या? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। क्लियर है? क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां से? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से। इतना क्लियर है? आगे बढ़े भाई। दोनों इक्वेशन आपने देख ली, एक इक्वेशन आपने लीनियर फेज में भी देखी थी और अभी आपने देख ली एक्सपोनेंशियल में भी। एक्सपोनेंशियल में ग्राफ कैसा था? एस शेप्ड सिग्मोइड, और यहां पर इक्वेशन कैसी बनी है ये भी आपने देख लिया। जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है? आगे बढ़े। इक्वेशन क्लियर है क्या? यहां पर कौन सा टर्म इंडिकेट करता है ये चीज भी क्लियर है। जल्दी से देखो दोनों इक्वेशंस, लीनियर और एक्सपोनेंशियल की। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। भाई कमेंट जरूर करते रहना, ठीक है। चलो बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। भाई इक्वेशंस हो गई हमारी दोनों ग्रोथ कर्व की, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहे हैं। Here R is the relative growth rate, R क्या था यहाँ पर? relative growth rate था, and is also the measure of the ability of the plant to produce new plant material। ये प्लांट की एबिलिटी भी बताता है कि वो न्यू प्लांट मटेरियल कैसे, कब, कितना बनाएगा, ठीक है। रेफर टू एज एफिशिएंसी इंडेक्स, इसी को उसकी एफिशिएंसी कहेंगे ना, कि वो न्यू प्लांट मटेरियल को कितना देर में, कैसे, कितनी स्पीड से बना रहा है, यही उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी। तो ये उसे भी इंडिकेट करता है। Here hence the final size of W1 depends on the initial size W naught। फाइनल साइज किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल पे डिपेंड करेगा ना। अगर मैं कहूं कि 5 से शुरू किया था 5 सेंटीमीटर से और अभी हो गया है 10 सेंटीमीटर, तो इनिशियल पे डिपेंड करेगा ना कि यहाँ कितना बता रहे हो आप, बोल रहे हो कि भाई 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई है, ठीक। अगर मैं कहूँ कि नहीं इनिशियल 5 सेंटीमीटर नहीं था, अगर मैं कह दूं कि इनिशियल जो था वो था 0 सेंटीमीटर, तो ये ग्रोथ बदल जाएगी ना। ग्रोथ कितनी हो जाएगी अब हो जाएगी ये 10 सेंटीमीटर, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। डिपेंड करेगा किस पे? इनिशियल वैल्यू पे, कि इनिशियली जहां से आपने उसे मेजर करना स्टार्ट किया है वो वैल्यू कितनी है, सी। तो जो फाइनल साइज है वो डिपेंड करेगा उसकी इनिशियल वैल्यू पर। ओके चलो आगे देखते हैं। ग्रोथ रेट्स में क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन आल्सो बी मेड इन 2 वेज, ठीक है। लिविंग सिस्टम की ग्रोथ के लिए आपको जो क्वांटिटेटिव इसका कंपैरिजन करना है, ये भी आप 2 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। 2 तरीके से आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो। एक, मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ठीक है। टोटल ग्रोथ का पर यूनिट टाइम में मेजरमेंट और कंपैरिजन। मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। इसी को आप उसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहते हो। क्या मतलब है इस बात का? एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, जितना भी ग्रो किया है वो प्लांट पर यूनिट टाइम में, उसी को मेजर करके जब आप कंपेयर करते हो उसकी प्रीवियस वैल्यूज के साथ, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यूज के साथ, इसी को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहते हैं। एंड द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में गिवन सिस्टम की जो ग्रोथ होगी उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ऑन अ कॉमन बेसिस। द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, जो इनिशियल वैल्यू थी उसके बेसिस पर आप निकाल कर कहते हो कि दिस इज द ग्रोथ रेट। ये रिलेटिव ग्रोथ रेट है भाई, पहले इतना था अब इतना है, ठीक।
एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है? मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ। और रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है? पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, कि इनिशियल पैरामीटर कितना आपने लिया था जिससे आप उसे फिर रिलेट करोगे, कंपेयर करोगे। तो ये हो गया एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट, ये दो एस्पेक्ट पढ़े हैं आपने। ठीक, बाकी सब हटा देती हूं मैं यहां से। एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक, दोनों चीजें क्लियर है? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो भाई। सी, ये डायग्राम जो मैं आपको कल से परसों से इस लेक्चर में बताती आ रही हूँ, ठीक, कि भाई देखो एक लीफ का एग्जांपल ले लेते हैं कि वो किस तरीके से ग्रो कर रही है ना। बस वैसे ही एग्जांपल है। क्या समझाना चाह रहे हैं वो इससे आपको बता रहे हैं वो इस डायग्राम से। इन फिगर 2 लीव्स ए एंड बी, 2 लीव दिख रही हैं आपको ए और बी। ध्यान देना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 2 लीव्स दिख रही हैं आपको डिफरेंट साइज की। इसका साइज देखो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रही है, वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रही है। ठीक, दे शोज एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एरिया इन द गिवन टाइम टू गिव लीव्स A1 एंड B1। ठीक है, एक गिवन टाइम में उसके अंदर जितना भी एब्सोल्यूट इंक्रीज आया है वो A1 और B1 से इंडिकेट किया है। However, one of them shows much higher relative growth rate. Which one and why? लेकिन इनमें से किसी एक की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा हायर रिलेटिव ग्रोथ रेट को बता रहा है। वो कौन है और क्यों? ऐसा क्यों? देखो, इसका अगर हम इनिशियल बात करें वैल्यू की तो कितनी है? इनिशियल वैल्यू की बात करें अगर हम इसकी तो कितनी है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया ये कवर कर रही थी, साइज उसका इतना था। ठीक है, A1 की अगर हम बात करें जो एक टाइम के बाद इसमें इंक्रीज आया है सेम टाइम के अंदर, ठीक है, दोनों में जो इंक्रीज आया है वो सेम टाइम इंटरवल में आया। ये इसका एरिया जो है वो सीधे डबल हो चुका है, 5 to 10 हो चुका है। ठीक, 5 से सीधे 10 हो चुका है इसका एरिया। इसमें इतना ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है आपको, ठीक है, सेम टाइम पीरियड में। और यहाँ देखो इसमें 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था, लेकिन ये डबल होके 100 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो गई है। ये सिर्फ इतनी सी 50 से 55 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ी है। ये कितनी बड़ी है? ये कितनी बड़ी है? इनिशियल वैल्यू देखो, अगर आप देखोगे इसको कि मैम कितना इसके अंदर इंक्रीज आया है, अगर माइनस करोगे इसको तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी कितनी? 55 माइनस 50 करोगे तो भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही मिलेगा। वहां पर 10 माइनस 5 करोगे तो भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही मिलेगा। लेकिन बात क्या हो रही है कि भाई इनिशियल साइज 5 से वो 10 पर पहुंच गई है, डबल कर चुकी है साइज अपना। और यहाँ देखो डबल नहीं किया उसने, 50 से 100 पे नहीं पहुंच गई है वो, राइट। तो इसलिए यहाँ पर इस बात से आपको क्या समझ में आएगा कि मैम कुछ तो सिमिलर है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही आया है चेंज, लेकिन डिफरेंस भी है बहुत बड़ा। कैसे समझे, किसे क्या कहे? यही आपके पास आंसर्स है। ये जो दोनों ग्रोथ रेट अभी पढ़े ना, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है जो आप सोच रहे हो कि कैसे करेंगे, किसे क्या कहेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी को समझना है। देखो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा इस केस में? The plant cells grow in size by cell enlargement, which in turn requires water. रुको, ये चीज नहीं, नया टॉपिक नहीं, पहले उसी की बात को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसका रिलेटिव ग्रोथ रेट ज्यादा होगा और क्यों, इसका आंसर पहले करो, इसका आंसर पहले सॉल्व करो। दोनों में सिमिलैरिटी भी है, डिफरेंस भी है। तो क्या करना है, उस सिमिलैरिटी और डिफरेंस से कैसे समझना है कि कौन सा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है और कौन सा रिलेटिव ग्रोथ रेट है, कैसे समझोगे? जल्दी बताओ, पहले ये कंप्लीट करते हैं फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है इसका आंसर ढूंढो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट से, कौन सी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है या फिर रिलेटिव है, या दोनों के ग्रोथ रेट में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस पाया जा रहा है दोनों के ग्रोथ रेट में, क्या कहोगे? जल्दी बताओ,
कमेंट करेंगे फास्ट, जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या कहेंगे दोनों के ग्रोथ रेट के डिफरेंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों डायग्राम आपके सामने है, दोनों की वैल्यूज आपके सामने है। करना क्या है, कुछ भी नहीं। करना क्या है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले ये देखो, यहां ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक है, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। जो आपको सामने मैंने निकाल के बता दिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो ही आपके पास एस्पेक्ट है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। देखो नाम से समझ लो, एब्सोल्यूट का मतलब क्या था, पूरा टोटल। तो सिंपली अगर आप देखोगे इन टोटल, तो मैम इसका और इसका ग्रोथ रेट जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है सेम। क्यों, मैं हाथ से क्यों लिख रही हूं, आई हैव पेन, राइट, आई हैव पेन। तो देखो भाई, एब्सोल्यूट का मतलब क्या था मैम, एब्सोल्यूट का मतलब था टोटल ग्रोथ, ठीक है, टोटल ग्रोथ। तो अगर दोनों ही ए और बी में, दोनों में सेम पीरियड ऑफ टाइम की बात चल रही है, तो टोटल ग्रोथ अगर मैं बताऊं तो वो क्या होगी, सेम। लेकिन अगर रिलेटिव की मैं बात करूं, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट में क्या बताओगे बेटा, रिलेटिव का मतलब होता है कि ये डिपेंड करती है इनिशियल पे। ये हमेशा डिपेंड करती है किसके ऊपर, इनिशियल पे। तो इनिशियल से अगर इसे रिलेट करके देखोगे कि इनिशियल से कितना पहुंच गया, कहाँ, ठीक है, तो इनिशियली ये था 5 पे और अभी पहुंच चुका है ये 10 पे। तो मतलब ये पूरा का पूरा डबल कर चुका है अपना नंबर। 100% ग्रोथ रेट दिखाया है इसने, ठीक है, 100% ग्रोथ रेट दिखाया है इसने। किसने, ए ने, ठीक है। A to A1 में जो ग्रोथ रेट है वो दिख रहा है हमें 100%। और अगर मैं बात करूं सेकेंड वाले की, ठीक है, B to B1, तो यहां पर ग्रोथ रेट है ओनली 10%, ओनली 10%। 50 से 100 होने की बजाय वो सिर्फ 5 ही हुआ है, राइट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ 10% ही है। तो भाई इस तरीके से ये जो ग्रोथ है वो होगी और आप इसके ग्रोथ रेट को बताओगे, ठीक है। टोटल जो है वो, टोटल ग्रोथ अगर हम बात करें, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात करें तो वो सेम है दोनों का, लेकिन रिलेटिव अलग है क्योंकि वो डिपेंड करता है इनिशियल वैल्यू पे कि शुरू कहाँ से किया है आपने, ठीक है। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू कहाँ से किया है, एक ने 5 से किया था, 10 पे पहुंच गए तो कोई भाई बहुत बड़ी बात है, 100% इंक्रीज है। एक 55 पे पहुंच गया है, 10 से कितना ज्यादा है, 10 से कितना ज्यादा है, लेकिन शुरू कहाँ से किया था, ये भी तो देखो 50 से तो शुरू ही किया था, तो बहुत ही कम पहुंचा है ना, राइट। तो अगर आप सिर्फ फाइनल को देखते हैं कि बोलते हैं ये तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ही पहुंचा, ये तो बहुत पीछे है, आप बोलते हो अरे ये तो 55 पहुंच गया, ये तो बहुत आगे। अरे ये भी तो देखो शुरू कहाँ से किया था दोनों ने। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक रेस स्टार्ट की, अगर मैं कहूँ कि मैंने एक रेस स्टार्ट की, उसमें यहाँ एक इंसान खड़ा था और उसने, ठीक है, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद मैंने इस पोजीशन पे देखा, इस पोजीशन पर देखा कि कौन पहुंचा है, ठीक है। 5 मिनट बाद मैंने देखा कि ये पर्सन यहां पहुंच गया, लेकिन, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक पर्सन यहां खड़ा था और सेम 5 मिनट के बाद वो यहां पहुंच गया है, तो कौन ज्यादा तेज है, कौन ज्यादा तेज है ये बताओ। अगर एक रेस को मैंने देखना स्टार्ट किया है और मैंने देखना स्टार्ट किया तब मैंने ये बोला कि 5 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुंच गया, इसको मैंने देखा यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो आप ये समझो ना यार कि उसने शुरू कहाँ से किया, उसने कितना पीछे से शुरू किया था फिर भी वो सेम जगह पहुंच गया है सेम 5 मिनट में, और इसने यहाँ से शुरू किया था फिर भी ये यहाँ पहुंचने में 5 मिनट लगा दिया है। तो फास्ट कौन कहलाएगा, ये, क्योंकि इसने शुरू यहां से किया है। शुरू पे बात पूरी की पूरी टिकी हुई है। बस यही मतलब है सारे एग्जांपल्स आपको बार बार देने का कि रिलेटिव में बात है जो सारी की सारी वो किसकी है, इनिशियल, कि शुरू कहां से कर रहे हो। रिलेटिव के केस में सारी की सारी जो एक इंपॉर्टेंट पूरा एस्पेक्ट है वो किस पे जुड़ा हुआ है, रिलेटिव पे जुड़ा हुआ है, इनिशियल पे जुड़ा हुआ है कि शुरू कहां से हुआ, ठीक। तो एब्सोल्यूट बताता है टोटल ग्रोथ रेट को कि टोटल कितना ग्रोथ रेट, मतलब कितना ग्रो किया है, किस रेट पर किया है, और रिलेटिव बताता है क्या, रिलेट करके, ठीक है, दोनों के बीच का रिलेशन के इनिशियल इतना फाइनल इतना, ठीक है। ये हुआ आपका एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। भाई क्यों एनसीईआरटी किसी भी टॉपिक को ना शुरू करती है क्वेश्चन के बिना और ना एंड करती है। एंड भी देखो यहाँ पर क्वेश्चन पे ही हुआ है, शुरू भी क्वेश्चन से ही हुआ था, और ऐसे ही अब नया शुरू हो रहा है तो वो भी क्वेश्चन से ही हो
होने के लिए है द conditions what and as very essential elements for growth। ठीक है, इस लिस्ट में हो सकता है क्या क्या? इस लिस्ट में हो सकता है भाई पानी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और बहुत एलिमेंट्स जो कि बहुत जरूरी हैं ग्रोथ के लिए। ये पाएगा। Plant cells grow in size by cell enlargement, which in turn require सेल को क्या क्या चाहिए होता है। देखो, आपने ग्रोथ के बारे में जितना भी पढ़ लिया है, ये सब कुछ तो आप तब पढ़ोगे ना जब ग्रोथ होगी। ग्रोथ कब होगी? जब उसे ये सारी चीजें मिले। ये सब क्या है? ये सब वो कंडीशन के बिना ग्रोथ नहीं हो सकती। ठीक है, ये सब है सेल की वो, ठीक है, ग्रोथ में करेगी। प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक्ड, इसीलिए मेजर ग्रो कर रही है कौन पे ग्रो कंडीशंस चाहिए। तो 10 इंटीमेटली प्लांट ग्रोथ किस provides the mid activity वाटर जो करता है उन रिलीज करने में। पॉलिक एनर्जी के लिए जिस है फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ताकि वो प्रोटो चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट हो दे, इन सब की जरूरत प्लांट्स को, ताकि वो सिंथेसिस कर सके अपने के सारा जो उसका सोर्स ऑफ एनर्जी जो है के लिए जरूरत है उसे इन सारी चीजों की। इसके अलावा ऑप्टिम आ चुकी हूँ
ठीक है, टेम्परेचर भाई की सारे बेस्ट एक्टिविटीज पास बाकी के बाद भी वो लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे। क्या कल के लेक्चर में आपने सुना था कि मैम ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिलाकर दोनों का सम टोटल ही डेवलपमेंट कहलाता है। तो ग्रोथ तो पढ़ लिया, ग्रोथ तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। पता है कि अगर आपने अभी तक लास्ट चैप्टर चल रहा है, हमारा पूरा 11th का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लास्ट चैप्टर के बहुत ही कम लेक्चर्स बाकी हैं, 3 से 4, हार्डली 3 से 4। ठीक, तो फटाफट से आपको मेरे साथ साथ सिलेबस को कंप्लीट करते रहना है ताकि हम प्रैक्टिस जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकें। तो अगर आपका अभी तक कोई भी लेक्चर, कोई भी टॉपिक, कुछ भी मिसिंग रह गया है तो भाई मिसिंग मत रहने दो, फटाफट से चले जाओ अपने फेवरेट चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां जाके सर्च करो मुस्कान मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट और वहां से आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हर चैप्टर के एक एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, बिगनिंग के कुछ चैप्टर्स जो आपके हैं, जो कि डेफिनेटली हो ही गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो उनके लिए आपको लाइव लेक्चर्स वाली प्लेलिस्ट ओपन करनी है, क्लास 11th बायोलॉजी की मुस्कान मैम की। ठीक है, तो चलो अब क्या करना है मैम, अब बस आपको मिलना है मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में ताकि हम नया टॉपिक पढ़ सकें और इस चैप्टर को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, अगर आपने अभी तक ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल नहीं किया है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, फटाफट से अवेल कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।